Hi, I am Dr. Rahul Baviskar, Senior Biology Faculty. We all know the current situation as lockdown is going on and many students are not able to attend their regular classes. So on demand of the students, I am making these online videos for upcoming NEET exam. So that's why I am taking very first chapter for preparation of their examination in biology. So the first chapter is living word. So let's start with the first chapter, that is living word. So just hold a minute. I'll start the presentation and then we will start the chapter. So most probably you are able to view this presentation. The content in this chapter we'll see the 5 topics. We covered the 5 topics, that is characteristics of living organism, diversity in living world, binomial nomenclature, taxonomic hierarchy, and taxonomic aids. So let's go for the first topic, that is characteristics of living organism. So what is the characteristics of living organism? हमें पता है जैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब क्या कि जो लिविंग होता है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो नॉन लिविंग होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो लिविंग किसको बोलना चाहिए? सो दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस एंड मेटाबॉलिज्म आर द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें से भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है तो वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाई दीज आर द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज ग्रोथ जो होता है वो कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिलता है. अभी आपको जानकर, बहुत सारे बच्चों को जानकर हैरानी होगी कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कहाँ से देखने को मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो जो माउंटेन्स होते हैं इनिशियली वो स्मॉल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एजिंग होती है, मतलब कुछ साल बीतने के बाद उनमें सॉइल डिपोजिशन एंड रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है और इस तरह से फिर उनकी जो साइज होती है उसमें इंक्रीज होता है. सो दैट्स व्हाई इस तरह से हमको ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग चीजों में देखने को मिलती है, या बॉर्डर्स जो होते हैं उनमें भी ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है. सो दैट इज, तो इसीलिए ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग में देखने को मिलती है, इसलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है वो बोला जाता है. एंड रिप्रोडक्शन इज अगेन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. वाई रिप्रोडक्शन? जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में देखने को मिलती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन भी नॉन लिविंग में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कुछ लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है. जैसे कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में यदि देखा जाए तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या उनको बच्चा नहीं हो पाता है. और यदि उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है मतलब क्या? दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग है. इसीलिए रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी नॉन डिफाइनिंग में आती है, क्योंकि कुछ लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसमें एक और एग्जांपल लिया जाता है हमेशा, वो है हनी बीज का, क्योंकि हनी बीज में जो वर्कर बीज होती है दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. वो फीमेल होती है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है. उनमें सिर्फ एक ही फीमेल होती है, दैट इज फर्टाइल फीमेल जो होती है क्वीन, वही रिप्रोड्यूस कर सकती है. इसीलिए फिर वो वर्कर बीज क्या नॉन लिविंग है क्या? नहीं. So that's why the reproduction and the growth are the non-defining properties. They are not defining properly the living things, and that's why these properties are called as a non-defining properties. और आपको यदि नीचे की properties आप देख सकते हो तो ये नीचे वाली जो property है that is sense और metabolism. तो ये दोनों जो properties है ये defining properties है. Why these are the defining properties? Because sense और metabolism जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है, and that's why sense and metabolism is a defining properties. Other characteristics of living organisms are also there, like I have written here: cellular organization, heredity, homeostasis, evolution, etc. So और उसके साथ साथ और कुछ होते हैं, जैसे एडाप्टेशन हो गया, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन हो गया, circulation हो गया, locomotion हो गया, movement हो गया. So these are the properties which is seen in all the living organism. So this is about the characteristics of living organism.
इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे नॉर्मली आते हैं। और एक जो क्वेश्चन आता है वो मेटाबॉलिज्म में आता है कि यदि मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द बॉडी होगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द सेल, तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं। So this is about the first topic, that is characteristics of living organism. So let's start with the second one. I think you understand the first topic, so we'll go for the next one, that is diversity in living world. So what is diversity in living world? First of all, डाइवर्सिटी का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी होती है। सो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी। और लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स को हम, जो भी लिविंग होता है तो उसको बायो बोलते हैं। क्यों बायो बोलते हैं? क्योंकि बायो मतलब लाइफ होता है। सो ऐसी डाइवर्सिटी जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म present in particular region, so that is called as biodiversity or biological diversity. There are about 20 lakh organisms known on the earth right now, which is differ from one another in external form, internal structure, mode of nutrition, habitat, etc. क्या है कि टोटल जो नॉन स्पेसीज ऑन द अर्थ वो 20 लाख के करीब है, अलग अलग तरह के स्पेसीज। अभी आप बोलोगे कि 20 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट 20 लाख का मतलब ऐसा नहीं है कि 20 लाख इंसान होना चाहिए। वैसे तो फिर इंडिया में ही 130 करोड़ इंसान है। सो 130 करोड़ इंसान भी हुए इंडिया में, तो वो एक ही स्पेसीज है। तो एक स्पेसीज मतलब आदमी एक स्पेसीज हो गया। उसी तरह से चींटियां जो होती, दैट मींस एंड्स दूसरी स्पेसीज हो गई, टाइगर तीसरी स्पेसीज हो गया। तो इस तरह से अलग अलग 20 लाख स्पेसीज है। सो टोटल, और ये जो फिगर है वो अपडेटेड फिगर है। आपके एनसीईआरटी में जो नंबर दिया गया है वो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, नॉन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब कितने? 17 से 18 लाख। लेकिन अभी जो अपडेटेड फिगर है वो 20 लाख के करीब है। सो हमें अभी 20 लाख ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो व्हाई डू वी क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म? वी क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर कन्वीनियंट स्टडी। सो दिस इज अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी। अभी क्लासिफिकेशन कैसे करना पड़ेगा? अभी ये तो हो गया कि हाँ क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? There are number of different basis of classifications are there on the basis of their habitat, कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, कुछ एनिमल जो है वो खेत में रहते हैं, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, either they are eukaryotic or prokaryotic, मतलब उनकी जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, उनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। दे आर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब वो खुद का फूड खुद बना रहे हैं या वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो इस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिटेट, कि किस तरह का वो, किस उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो किस तरह की है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, छोटा है एंड ऑल। सो इसके बेस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इस पे यदि लिविंग वर्ल्ड पे कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको जो भी मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा तो उस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट term, important term is in classification is nomenclature, that is process of standardizing the naming of living organism. ये क्या है? nomenclature का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट इज नामकरण। जैसे ही हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिनों के बाद हम उसका नामकरण करते हैं, मतलब उसको एक नाम देते हैं। उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म यदि डिस्कवरी उसकी होती है तो उसे हमको एक नाम देना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजिंग
द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है. देन सेकंड वन दैट इज ICBN. अभी ICBN और ICZN जो है दे स्टैंड फॉर, ICBN स्टैंड फॉर International Code for Botanical Nomenclature and the ICZN stand for International Code for Zoological Nomenclature. Again repeating this thing, ICBN stand for International Code for Botanical Nomenclature. It's not Indian code, okay? It's International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN is for International Code for Zoological Nomenclature. So ये दोनों जो एजेंसीज है they are important for giving name to newly discovered organism. ये क्या करती है ICBN और ICZN, जो भी नया डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म होता है तो उनको नाम देने का काम जो करती है वो करती है ICBN और ICZN. आपको जैसे पता है बायोलॉजी दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, दैट इज जूलॉजी एंड बायोलॉजी. उसी तरह से ये जो एजेंसीज है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड की गई है, दैट इज ICZN एंड ICBN. ICBN जो होता है वो प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है. ICBN क्या करता है, प्लांट के नॉमेनक्लेचर करता है, मतलब प्लांट जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट होंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर जो होता है वो कौन करेगा, ICBN करता है, या उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा. और ICZN किसका नॉमेनक्लेचर करता है, ऑब्वियसली एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करेगा. सो ICBN again stand for International Code for Botanical Nomenclature and ICZN stand for International Code for Zoological Nomenclature. Then the next term is identification. So what is identification? It's just a simple thing, that is process of correctly describing organism so that nomenclature can be applied. मतलब क्या, जब हम किसी organism को identify कर लेंगे कि he is belonging from this kingdom, this phylum, this family, this class and all, so उसके बाद उसको हम उसका नाम जो है वो, उसका नामकरण जो है वो कर सकते हैं. So this process is called as an identification. Then the classification. We know what is classification. Every day हम कुछ ना कुछ चीजें करते रहते, क्लासिफाई करते रहते हैं. भले आप बायोलॉजी या साइंटिफिकल चीजें क्लासिफाई नहीं करते हो, लेकिन आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप क्लासिफाई करते रहते हो. तो सिंपल सा यदि एग्जांपल हम लेंगे इस चीज के लिए तो वो होगा आपके बुक्स. आप जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप देखते हो आपके पास बुक्स कौन से है आपके शेल्फ में या रैक में, और फिर वो इतने अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं कि सबसे पहला काम जो होता है आपका वो उनको क्लासिफाई करना है. जैसे फिजिक्स के बुक अलग कर दिए, जैसे केमिस्ट्री के बुक्स अलग कर दिए, जैसे बायोलॉजी के बुक्स अलग कर दिए, मैथमेटिक्स के बुक्स अलग कर दिए, तो इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी. आपने क्या किया, आपके बुक्स को एक कन्वीनिएंट कैटेगरी में ग्रुप कर दिया और इस तरह से आपने उन बुक्स को क्लासिफाई किया. उसी तरह से एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन क्लासिफिकेशन. The next term is systematic. So what is systematic? Systematic is just a scientific study of similarities and differences among different kinds of organism. मतलब क्या होता है, कभी भी जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को की स्टडी करनी होती है तो हम उसकी स्टडी कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बेसिस पे करते हैं, एंड देन उसमें इंक्लूडेड होता है देन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और उसका फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. जैसे आपने अभी बायोलॉजी के बुक सिमिलरिटीज पे अलग कर दिए, डिफरेंट था इसीलिए उसको बाहर निकाल दिया, फिर उसका सिमिलरिटीज फिजिक्स का मिल गया. तो इस तरह से आपने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज आपने सिस्टमैटिकली वो जो बुक्स थे उनको सेपरेट कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड एज एन सिस्टमैटिक. द नेक्स्ट वन इज एन taxonomy. Actually taxonomy word comes from taxis, not I am not saying taxia, it's taxis, TAXIS, taxis. taxis क्या होता है, taxis का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमी का मतलब होता है मेथड. सो यदि हम टेक्सोनॉमी के वर्ड से उसका मीनिंग निकालें, सो इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ living organism in small groups. So that is called as a taxonomy, or it is the process by which all living organism can be classified into different taxa. So taxa kya hai? Taxa is the group of one or more population of organism. So that is called as a taxa. So this is about some important terms which is important in the classification. The next
thing, the very important, though small but the very important topic, इस पे आपको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पे कोई भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है और साइंटिफिक नेम देने के बाद आपको उसका सही साइंटिफिक नेम जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है. तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. व्हाट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? इट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ऑब्वियस है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होगा. एंड व्हिच नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स. दैट इज, जो नाम बना होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है. द फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस एंड द सेकंड इज स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट. तो कभी भी जो नाम बनेगा, साइंटिफिक नेम बनेगा या बायोलॉजिकल नेम होगा, तो वो दो कंपोनेंट से बना होगा. दैट्स व्हाई इट्स बाय, मींस टू. नॉमिनल मतलब नेम्स, दो नाम उसमें है या दो कंपोनेंट उसमें है, और इसीलिए इसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है. उसमें पहला जो कंपोनेंट या नेम होता है उसको जीनस या जेनेरा बोला जाता है. जीनस इज सिंगुलर एंड जेनेरा इज प्लूरल. वैसे ही स्पीसीज जो होता है तो उसको स्पीसीज जो है वो सेकंड कंपोनेंट होता है और उसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला जाता है. If you are able to see the image, I was given the image of the great scientist, that is Carlos Linnaeus. So Carlos Linnaeus जो थे, तो इन्होंने इसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था. वैसे उन्होंने बायोलॉजी में बहुत सारी डिस्कवरीज की है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी discovered by him. So that is Carlos Linnaeus for you. So as I said to you that the binomial nomenclature or binomial nomenclature में दो कंपोनेंट्स होते हैं. जीनस इज द फर्स्ट एंड स्पीसीज इज द सेकंड, और दोनों मिलके जो बनता है उसको हम साइंटिफिक नेम बोलेंगे. उसके कुछ रूल्स होते हैं. तो क्या रूल्स होंगे? तो सबसे पहला जो रूल होता है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपके पास दो कंपोनेंट, दो नेम्स होने चाहिए कंपोनेंट्स. दैट इज फर्स्ट वन इज जीनस और सेकंड वन इज स्पीसीज. तो फर्स्ट कभी भी कौन सा आएगा? जीनस आएगा. सो और जीनस में उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, आई एम अगेन सेइंग, जैसे अभी आप यदि स्लाइड पे देख सकते हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया है होमो सैपियंस का. होमो सैपियंस ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है. होमो सैपियंस में होमो इज द जीनस, फर्स्ट कंपोनेंट है ना, वो जीनस है, और उसका फर्स्ट लेटर जो है इट शुड बी कैपिटल. फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर. सो दैट इज H will be the capital here, and the second component that is species जो होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. सो दैट विल बी द second rule for writing the binomial nomenclature. Then third one is names are written in italics. जब भी साइंटिफिक नेम आप कहीं लिख रहे हो, जैसे होमो सैपियन लिख दिया, जैसे पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना लिख दिया, जैसे हिबिस्कस एस्केलेंटस लिख दिया, तो ये अलग अलग जो साइंटिफिक नेम है कभी भी आप लिख रहे हो तो उस समय पे वो इटैलिक्स करना जरूरी है. जब भी आप कंप्यूटर में उसको कंप्यूटर में यूज का मतलब टाइप कर रहे हो या टाइपराइटर में उसको टाइप कर रहे हो तो उसको इटैलिक्स करना जरूरी होता है, तभी उस नेम को करेक्टली कंसिडर किया जाता है. तो ये तीसरा रूल है. फोर्थ रूल जो है वो है कि जब भी हम हैंड रिटन में साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो जो नेम होगा तो वो जो साइंटिफिक नेम होगा वो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. I'm again saying it separately underline. Continuous underline considered नहीं किया जाएगा. It will be wrong. होमो को एक सेपरेट अंडरलाइन, सैपियंस को एक सेपरेट अंडरलाइन. So you cannot do the continuous underline in scientific name. So these are few rules, and some examples are given. That is Panthera tigris is the name of tiger, so that is a scientific name, and the Mangifera indica is the scientific name of mango. So these names are universally accepted or universally same. Means इंडिया में भी पैंथेरा टाइग्रिस को पैंथेरा टाइग्रिस ही बोला जाएगा और साइंटिफिक नेम में, और यदि आप कहीं और चले गए, यूरोपियन कंट्रीज में चले गए, जर्मनी में चले गए, अमेरिका में चले गए, तो भी उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो चेंज नहीं होगा. जैसे आप मराठी में बोलते हो वाघ, हिंदी में बोलते हो बाघ, लेकिन और इंग्लिश में बोलते हो टाइगर. सो दीज आर द लोकल लैंग्वेजेस. बट जब साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई भी चीज इंट्रोड्यूस की जाती है या तो बताई जाती है तो उसका जो नाम होगा वो पूरे वर्ल्ड में सिमिलर होगा, एंड दैट्स व्हाई बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट. सो ये तो हो गया अभी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे देना चाहिए आप ये. लेकिन एक और चीज है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ habitat, on the basis of nature of cell and all. So these are some types of classification that is according to on the basis of cell nature, means either they are prokaryotic or eukaryotic. You can classify the organism on the cell occurrence, either they are unicellular or multicellular. You can classify the organism. Mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic, or level of body organization. अभी इसको फिर से मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आप यदि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग होती है. जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या लोअर प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, they are made up of cell aggregation plant, but they cannot able to form the tissue. Many cells are there, but they cannot make the tissue. हमें ये पता है कि group of cell is called as tissue, but यहाँ पे tissue formation नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ cell aggregate होते हैं, but they cannot form the tissue. So ये एक तरह का body level organization हो गया. यदि हम next level पे जाएंगे तो tissue level organization दिखेगा, मतलब वहाँ पे tissue है लेकिन organ नहीं है. So this is second type of tissue organization, level or body level organization. Then third one is organ level organization. Fourth one is organ system level organization. So इस तरह से हम level of body organization पे भी organisms को classify कर सकते हैं. So बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने classification जो है वो किया on the basis of जो मैंने अभी आपको बताया उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की. तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था एरिस्टोटल ने. सो आपको पता है हु इज एरिस्टोटल? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. तो एरिस्टोटल ने जब उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने क्या किया, पूरे जो ऑर्गेनिजम्स थे तो उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज इनाइमा एंड अनाइमा. इनाइमा मतलब जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है वो ऑर्गेनिज्म अलग, और जिसमें नहीं पाया जाता है विदाउट रेड ब्लड सेल्स वो अलग. तो इस तरह से सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने किया. उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन था तो वो किया गया बाय कार्लस लिनायस अगेन. और कार्लस लिनायस ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट थे या नॉन थे तो उनको दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, एंड दिस किंगडम्स आर प्लांटिया एंड एनिमलिया. उसी तरह से three kingdom system is again proposed because he is not satisfied the different scientists is working on the classification system and they are not satisfied with the results of Carlos Linnaeus, and that's why Ernest Haeckel make a new kingdom system for that is three kingdom system, and he make the another kingdom that is Protista. मतलब क्या किया उन्होंने unicellular organisms को different कर दिया from Plantae and Animalia. Plantae और Animalia को वैसे ही रखा लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नया ग्रुप बना दिया. तो इस तरह से उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया. उसके बाद स्टिल सम साइंटिस्ट्स आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एंड देन हर्बर्ट कोपलैंड knew the next kingdom system, that is four kingdom system, and he make a fourth kingdom that is Monera. भाई मोनेरा क्या, तो उन्होंने जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उसमें ही और दो ग्रुप बना दिए कि एक कुछ जो है वो यूकैरियोटिक है, कुछ प्रोकैरियोटिक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो जो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर थे वो उन्होंने प्रोटिस्टा में रखिए, और जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर थे उनके लिए और एक किंगडम बना दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोनेरा. फिर कुछ और साइंटिस्ट ने उस पर काम किया. सिक्स किंगडम सिस्टम बनी, दैट इज कार्ल. फाइव किंगडम सिस्टम बनी, वाज गिवन बाय द रॉबर्ट विटेकर. ये फेमस किंगडम सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन सिक्स किंगडम सिस्टम जो बनाई थी वो कार्ल वूस और कॉक्स ने बनाई, और उसमें उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमलिया के साथ साथ सिक्स मतलब फोर्थ ग्रुप ऑफ फंगाई बनाया, और मोनेरा को उन्होंने डिवाइड कर दिया आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? आर्ची बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स. और यू बैक्टीरिया मतलब जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं तो उनको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया. तो मोनेरा को, दैट इज ऑल द बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. तो किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं और उनमें भी उन्होंने डिवीजन कर दिया, दैट इज आर्ची बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया. फिर सेवन किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कैवलियर स्मिथ, एंड दीस आर द सेवन किंगडम, दैट इज आर्ची, यू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. इधर क्या हुआ है
कि प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया गया प्रोटोजोआ और क्रोमिस्टा में, बाकी प्लांटी, फंगाई, एनिमलिया कंटिन्यू रहा। उसके बाद एक किंगडम सिस्टम फिर से कैवलियर स्मिथ ने बनाई और उसमें उन्होंने आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और क्रोमिस्टा को डिवाइडेड इनटू आर्चिजोआ, प्रोटोजोआ एंड द क्रोमिस्टा एंड द प्लांटी, फंगाई एंड एनिमलिया इज अगेन सेम। सो जो फेमस किंगडम सिस्टम थी जो बनाई गई थी बाय रॉबर्ट एच व्हिटेकर, इस व्हिटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम, और उसमें जो 5 किंगडम्स थे, दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दे हैव 5 किंगडम्स। कौन से 5 किंगडम्स है? दैट इज मोनेरा। मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर। ऑल प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं। तो मोनेरा में ये सारे प्रोकैरियोटिक, मोनेरा is for prokaryotic organism and prokaryotics are always unicellular, example bacteria। वैसे ही प्रोटिस्टा जो है उसमें सारे यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अभी यूकैरियोटिक में मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर आते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में कौन आएगा? यूकैरियोटिक बट यूनिसेल्युलर। एग्जांपल लाइक इफ यू आर एबल टू सी इन द स्लाइड, दैट इज प्रोटिस्टा जहां पे मैंने दिखाया है। तो उस प्रोटिस्टा में आप देख सकते हो कि अलग अलग एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, वर्टिसेला हो गया। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा एंड प्लांटी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो दीज आर द मींस दे कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड। सो वो सारे प्लांट जो है वो प्लांटी में आ गए। जो नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस, जैसे कि राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एगेरिकस हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये सारे जो नॉन फोटोसिंथेटिक बट सम characteristics are like plants are included in fungi, and the last one is animalia। एनिमलिया में क्या होता है? एनिमलिया में विदाउट सेल वॉल और लोकोमोटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, so that is called as an animalia। all the animals included in this kingdom animalia। so these are the famous system given by the Robert H. Whittaker, and that is called as Whittaker's 5 kingdom system। So I just tell you what is all, what is Monera में क्या characteristics आनी चाहिए, प्रोटिस्टा में क्या आनी चाहिए, फंगाई में क्या आनी चाहिए, प्लांटी में क्या और एनिमलिया में क्या। So let's start with the next one, that is called taxonomical hierarchy। अब ये taxonomical hierarchy क्या है? It's just a simple one again, grouping of organism in different categories and sub categories। each step जो जब भी हम ग्रुप करते हैं, तो अभी हमने देखा जब हम इंपॉर्टेंस टर्म देख रहे थे, जब भी हम उसको कन्वीनियंट स्मॉल कैटेगरीज में पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है तो उसको हम टेक्सॉन बोलते हैं या टेक्सा बोलते हैं, सिंगुलर टेक्सॉन और प्लूरल टेक्सा। सो अरेंजिंग दैट टेक्सॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के बेसिस पे जब हम टेक्सा को अरेंज करते हैं तो उसे हम हायरार्की बोलते हैं। सो इफ यू आर एबल टू सी द स्लाइड, मैंने आपके सामने 2 इमेजेस रखी है, एक जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम की है और दूसरी जो है वो टेक्सोनोमिक हायरार्की की है। अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम जाए तो जो हायरार्की होती है, जब हम क्लासिफाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो किस तरह से किया जाता है? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम किंगडम एंड इट एंड्स विद द स्पीशीज। तो इसको सिक्वेंशियली हमको क्लासिफाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमको सिक्वेंशियली क्लासिफाई करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो उसका हमको किंगडम मालूम करना पड़ेगा, जिसे वो एनिमलिया में आ रहा है, वो प्लांटी में आ रहा है, वो फंगाई में आ रहा है, वो प्रोटोजोआ में आ रहा है, या वो मतलब प्रोटिस्टा में आ रहा है या मोनेरा में आ रहा है। तो आप तो इतना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एनिमल की तरह दिख रहा है या प्लांट की तरह दिख रहा है या फंगाई की तरह या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक है, तो आप उसको सिंपली देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखने के लिए आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, बट बाकी तीन तो आप इजीली, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक एनिमल मिल गया कोई भी जो लोकोमोट कर रहा है, तो हम सीधा बोल देंगे कि वो किंगडम एनिमलिया में जाएगा। तो क्या किया हमने, उसको क्लासिफाई कर दिया। अभी मतलब जो 20 लाख ऑर्गेनिजम्स थे उसमें 8 लाख ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया, क्योंकि एनिमलिया में 12 लाख ऑर्गेनिजम्स आते हैं 20 लाख में से जो हम बात कर रहे थे। तो अभी 8 लाख ऑर्गेनिज्म को हमने सीधा एक ही सिंपल से क्वेश्चन से खत्म कर दिया। उसके बाद फिर फाइलम, फिर किंगडम एनिमलिया में कुछ फाइलम्स आते हैं, दैट इज कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में कुछ 9 या 10 फाइलम आते हैं, और कॉर्डेट्स में उसका एक अलग सा क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आपको पता है कि कॉर्डेट जो होता है वो
उसमें मैमल्स, एम्फीबिया वगैरह ऐसे क्लास आपने सुने होंगे, बाइसेस वगैरह। तो इस तरह से फिर उसका हम धीरे धीरे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो कॉर्डेड है या नॉन कॉर्डेड है। समझ लीजिए उसको वर्टिबल कॉलम है या नोटोकॉर्ड है तो वो आपका कॉर्डेड में आ जाएगा, लेकिन नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेड में आ जाएगा। फिर उसका क्लास हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम किंगडम से स्पेसिस की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और जो डिसिमिलरिटीज होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो जो सिमिलरिटीज होती है फ्रॉम किंगडम टू स्पेसिस वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, क्योंकि सारे जो स्पेसिस होते हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड। दो अलग अलग स्पेसिस जो होते हैं, जैसे हम और मंकीज है, तो हम भले हमारे जीनस अलग अलग है लेकिन हमारी फैमिली एक है, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लोजली रिलेटेड है। तो इस तरह से जैसे बिल्ली हो गई और टाइगर ले लीजिए, तो उनमें जो सिमिलरिटीज है वो बहुत हद तक सिमिलर है। जैसे लायन और टाइगर को ले लीजिए, तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो सिमिलर होते जाते हैं फ्रॉम किंगडम टू स्पेसिस। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन इसको एक सीक्वेंस में ही हमें क्लासिफाई करना पड़ता है, और इस सीक्वेंस को, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको ध्यान में रखने के लिए एक सेंटेंस बनाया गया है, दैट इज किंग पॉल क्राइड आउट फॉर गुड सूप। क्या है? किंग पॉल क्राइड आउट फॉर गुड सूप, मतलब क्या? के फॉर किंगडम, टी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस याद रख लेते हो, दैट इज किंग पॉल क्राइड आउट फॉर गुड सूप। तो आपको ये सीक्वेंस आराम से याद रह जाएगी। जो नेक्स्ट मैंने इमेज दी है उसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। जैसे देखिए यहाँ पे जो डोमेन है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है। फिर यूकैरियोटिक में एनिमलिया में क्या आया है, देखिए जैसे एनिमलिया का फाइलम कॉर्डेटा, मैमेलिया कार्निवोरा एंड सो डॉग। फंगाई का वैसे ही एस्कोमाइकोटा एंड देन इट इज बेकसिस प्लांटिका, उसी तरह से किया गया है, और बैक्टीरिया का अलग से किया गया है। सो दैट इज द taxonomical hierarchy for different organisms. So this is about the taxonomical hierarchy. The last and the next topic is taxonomic aids. So what is taxonomic aids? Taxonomic aid is a very simple thing, that is tools. जब भी आपको किसी भी चीज को बनाना होता है, खराब हो जाए या बनाना हो, तो आपको क्या जरूरी होता है? टूल्स की जरूरत होती है। तो इसी तरह से इस टेक्सोनॉमिकल एड्स में जब भी हमें किसी भी चीज को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करना होता है तो इन टूल्स की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स? Taxonomical aids is the technique, procedure and stored information that are useful in identification and classification of organism are called as taxonomical aids. So ये जो taxonomical aids होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, मतलब फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज हो गए, फार्मिंग इंडस्ट्रीज हो गई, उनमें फार्मिंग में, फॉरेस्ट में, तो अलग अलग एजुकेशनल रिसर्च में ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है तो वो यूज किए जाते हैं। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स आर, these are some taxonomical aids which is present in front of you, that is herbarium, botanical garden, zoological parks, museum, keys, monographs, manual, flora. So these are some taxonomical aids which is important for the identification and classification of organism. So let's go for the first one, that is herbarium. What is herbarium? Herbarium is just a collection of preserved plant specimen. जब भी आपको कोई भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है तो उसको पहले प्रिजर्व करना पड़ता है, और प्रिजर्व करने के बाद उसको हमें जो डाटा है, कलेक्टेड डाटा है प्लांट्स का, तो उससे मैच करना पड़ता है, या फिर बॉटनिस्ट से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लेकिन उस प्लांट को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उस प्लांट को पहले ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के बाद उसको एक शीट पे स्टिक करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एन हर्बेरियम शीट। और उस हर्बेरियम शीट पे क्लिक करने के बाद उसकी हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, जैसे उसका लोकल नेम क्या है, वो कलेक्ट कब हुआ है, कौन सी तारीख को, वो कौन सी एरिया से कलेक्ट हुआ है। आपको उसका लोकल नेम और उसका इंग्लिश नेम पता होगा तो आप इंग्लिश नेम भी लिख सकते हो, आपको उसकी फैमिली पता होगी तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन यदि फैमिली नहीं पता है तो आप उसको ब्लैंक रख सकते हो, और उसके बाद आप किसी टेक्सोनॉमिस्ट के पास या बॉटनिस्ट के पास उसको लेके जाके उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो।
तो आपके सामने जो एक इमेज दी है वहां पे मैंने वो बॉटनिकल शीट जो है वो दिखाया है, और जो राइट हैंड का बॉटम कॉर्नर है वहां पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें लिखनी पड़ती है और उसके बाद ये सबमिट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो इमेज दिख रही है जहाँ पे रैक्स है, तो ये रैक्स में सारे हर्बेरियम्स जो है तो वो कलेक्ट किए जाते हैं फॉर फर्दर रेफरेंसेस। सो दैट इज एन herbarium. Next is a botanical garden. So what is botanical garden? Is a place where the plants from various groups are grown for scientific study. अलग अलग तरह के प्लांट्स जो होते हैं, either it is exotic या फिर वो एंडोजोइक हो तो एंडोफाइटिक हो, कोई भी किसी भी तरह के प्लांट्स जो होते हैं तो वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं फॉर व्हाट पर्पस? साइंटिफिक पर्पस, कंजर्वेशन के लिए, पब्लिक एजुकेशन के लिए एंड रिक्रिएशन के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटनिकल गार्डन। और जब भी बॉटनिकल गार्डन में आप किसी भी प्लांट को देखोगे तो उस पे एक प्लेट लगी होगी और उस प्लेट पे उसका फैमिली और जीनस स्पीसीज या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है। So that is a botanical garden. So वर्ल्ड में जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एंड इट इज सिचुएटेड इन क्यू लंदन। कहाँ पे सिचुएटेड है? क्यू लंदन में ये बॉटनिकल गार्डन जो है वो सिचुएटेड है। और इंडिया में जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है। और उसके साथ साथ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो वो लखनऊ में है। तो जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है उसमें करीब करीब 50,000 की करीब स्पेसीज जो है प्लांट स्पेसीज तो वो पाई जाती है, प्लांट और फंगाई स्पेसीज। उसी तरह से जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है तो उसमें करीब करीब 14,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड फंगाई इज फाउंड। सो दिस इज अबाउट द बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट वन इज म्यूजियम। सो व्हाट इज म्यूजियम? जस्ट हमें पता है, हम हर बार कॉइन्स के म्यूजियम में चले जाते हैं, स्वॉर्ड के म्यूजियम में चले जाते हैं, शिवाजी महाराज के म्यूजियम में। सो दैट इज क्या है कि पुरानी चीजों को, पुराने कॉइन्स को, पुराने स्वॉर्ड्स को, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं या जूलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हिस्टोरिकल म्यूजियम्स होते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या होता है, हैव द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर their study and references. They preserve specimen in the container or jar in preservative solution. तो प्रिजर्वेशन की अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे ड्राई प्रिजर्वेशन होता है और वेट प्रिजर्वेशन होता है। वेट प्रिजर्वेशन मतलब क्या? सॉल्यूशन में जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे है, हार्ड या सॉफ्ट है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो वेट या ड्राई प्रिजर्व किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं वो सॉल्यूशन में प्रिजर्व किए जाते हैं, लेकिन जो हार्ड बॉडीड होते हैं जैसे इंसेक्ट हो गए तो वो ड्राई प्रिजर्वेशन में। मतलब क्या होता है, तो उनको हीट देके ड्राई किया जाता है और उसके बाद इंसेक्ट कलेक्टिंग बॉक्स में उसको प्रिजर्व किया जाता है। और कुछ टेक्निक्स होती है जैसे कि स्टफिंग। आपको टाइगर की ये दिख रही है, टाइगर प्रिजर्व किया गया है, तो ये एनिमल्स को स्टफिंग की जाती है। मतलब क्या, उनकी जो स्किन होती है उसको निकाल दिया जाता है, अंदर से भूसा भर दिया जाता है और इस तरह से फिर उनको म्यूजियम में शोकेस किया जाता है। सो दैट इज एन म्यूजियम। The next one is in a zoological parks. So what is zoological parks? It is an just enclosed place where wild animals are publicly exhibited. जो wild animals होते हैं, enclosed space होता है, protective place होता है, और वहां पे जो animals होते हैं वो exhibition, public के exhibition के लिए रखे जाते हैं। It is also called as zoological parks or zoos. There are over 300 zoological parks in India. So आप उसकी list जो है वो देख सकते हो कि कौन से 300 अलग अलग जूलॉजिकल पार्क्स है। Some other taxonomical sets are there, like key. So what is key? The term key refers to a set of alternate characters in such a manner that helps in the identification of plants and animals by selecting and eliminating the characters according to their presence or absence. तो key क्या है? key एक simple taxonomical aid है जो आपको हेल्प करती है। मतलब अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं और हर स्टेटमेंट को, की में हर स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है। लीड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो आपको क्लासिफिकेशन के लिए फर्दर पुश करती है। मतलब क्या करती है? पुश करती है। मतलब क्या? एक स्टेप आगे बढ़ा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि एनिमल और प्लांट, किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट, तो अभी आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, तो आपने देखा कि उसमें लोकोमोशन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, तो आपको समझ गया कि वो एनिमल नहीं है। तो आपने क्या किया? तो हमने देखा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट,
ये दो स्टेटमेंट है, अल्टरनेट स्टेटमेंट है। कौन सा सिलेक्ट करोगे? नोट गॉट इज एब्सेंट, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि उसने आपको एक लीड दी। सो एक स्टेटमेंट जो होता है की में, उसको लीड बोला जाता है। सो दैट इज कि किस तरह से की जो होती है वो एज एन टेक्सोनॉमिकल एड यूज होती है। तो यूजिंग अ टेक्सोनॉमिकल की, किस तरह से टेक्सोनॉमिकल की को यूज किया जाता है, तो आपको वो ये नेक्स्ट इमेज में देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट और कुछ taxonomical aids होते हैं, जैसे फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन द गिवन एरिया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है फ्लोरा में, सो दैट इज कॉल्ड एज एन फ्लोरा। तो मैंने एक इमेज भी डाली हुई है फॉर योर रेफरेंसेस। मोनोग्राफ क्या होता है? कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्सॉन, कोई किसी भी टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन जो होती है तो वो मोनोग्राफ में आपको मिलेगी। दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द, अलग अलग प्लांट स्पीसीज की इंफॉर्मेशन आपको मोनोग्राफ में मिल जाएगी। Basically, manuals are useful in providing information for identification of names of species found in the area. So that will be with the all the topics. Thank you very much. Thank you very much, viewers, for watching this video. If you like this video, please like and subscribe it. If there is any suggestion, so write it in comment box. Thank you again.